फोकस करो। देखिए 2015 का सीएसटीएस का हम लोग सीएसटीएक्स का क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू पेपर सोल्व कर रहे हैं। आइए एमसीक्यू 24 नंबर का आएगा, देखो अच्छे से एकदम। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्राइसिंग अ मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर्स इज मेथड ऑफ प्राइसिंग अ मटेरियल इशू फ्रॉम द स्टोर इज द मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू फ्रॉम द। क्या रे बाबा, एक ही लाइन को 36 बार लिख दिया है क्या? देखो बोला है कि बात नहीं, अगर प्राइस बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा दाम हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि कौन सा मेथड को हमें फॉलो कर लेना चाहिए, लीफो मेथड। कौन सा? हमको मालूम है कि अभी प्राइस बढ़ रहा है, बाद में कम हो जाएगा, तो जो प्राइस महंगा किन उसको बेच कर ना, पहले महंगे में पूरा आ जाएगा तो दाम कम हो जाएगा, बाद में तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस समय कौन सा मेथड? लीफो होता है ना, टेम्पोरली प्राइस बढ़ जाता है तो पहले इसको हटाओ रे बाबा। अगर बच गया दाम जहां कम हुआ, जैसे टमाटर 200 रुपए किलो हुआ था तो व्यापारी 150 रुपए किलो कीना तो होगा, तो पहले बेच के हटाओ। टमाटर को स्टोर करने का दरकार, स्टोर किए तो मालूम चला कि 150 में किना तो दाम होगा 20 रुपए किलो, घाटा लग गया 130। तो कुछ कुछ मटेरियल ऐसा होता है, वहां पे लीफो मेथड फॉलो किया जाता है। चलो, the document on the basis of which entries are made in a store ledger। स्टोर लेजर में कौन सा डॉक्यूमेंट के आधार पे एंट्री करते हैं? सारे डॉक्यूमेंट। स्टोर लेजर में सारे डॉक्यूमेंट चलता है, गुड्स रिसीव नोट, ट्रांसफर नोट, समझ पा रहे, रिटर्न नोट। और नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 50 यूनिट एट ₹4, परचेज 100 यूनिट एट ₹6, इशू 100, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर कौन सा मेथड? फीफो मेथड। कौन सा? ओपनिंग है 50 यूनिट 4 रुपया करके, 50 × 4 कितना हुआ? 200। परचेज के 100 यूनिट 6 करके, और इशू कितना हुआ? 100। फीफो मेथड से बोला है ना, तो पहला वाला 50 चला जाएगा, पहला वाला 50 खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला 100 है, 100 में से 50 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 50। 50 × 6 300, 50 × 6। चलो नेक्स्ट, स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय। स्टोर लेजर को कौन बनाता है? कॉस्ट डिपार्टमेंट। स्टोर लेजर को कौन बनाता है? स्टोर लेजर को कौन बनाता है? जोर से बोलो, कॉस्ट डिपार्टमेंट। चलो नेक्स्ट, टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड है। फैक्ट्री गेट से काम पे जाने में जो समय बर्बाद हुआ, वो तो डेली लगेगा, बर्बाद तो होबे करेगा, उसको कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। माने नॉर्मल है, वो तो होबे करेगा, समझे? नेक्स्ट, स्टोर लेजर फिर पे छोड़ दिए क्या? 6 नंबर, द इंस्टॉलेशन ऑफ हेल्थ प्रीमियम स्कीम इज आर। हेल्थ को स्कीम करना, ये क्या है? कुछ नहीं है इसमें से, नॉन ऑफ दी जो आइडल। अरे बोला कि इसमें से हेल्थ प्रीमियम को कब इंस्टॉल किया जा सकता है, माने द लिमिटेशन ऑफ हेल्थ प्रीमियम। माफ करिएगा, हेल्थ प्रीमियम का लिमिटेशन पूछा है, तो लिमिटेशन इसमें तो कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं। हेल्थ प्रीमियम एम्प्लॉय अंडर, एम्प्लॉय के ऊपर शासन तो करते नहीं है, बोथ एंड भी है ही नहीं, तो नॉन ऑफ दीज ही ना होगा। आइडल टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू। आइडल टाइम को कैसे कंट्रोल करते हैं? टाइम रेट वेजेज और स्टेट पीस रेटेड। आइडल टाइम, फाकी वाला चीज को कंट्रोल कर सकते हो कि भाई जितना घंटा काम उतना पैसा, नहीं तो पीस बनाओ। क्या बनाओ भाई? पीस का हिसाब देंगे, नहीं बनाएगा नहीं पैसा मिलेगा। तो दोनों तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर अ जॉब 8 घंटा, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट किया 10 घंटा में, लेवल ऑफ एफिशिएंसी, बाप रे बाप, 8 घंटा दिए बेटा, 10 घंटे में काम किया, ये तो घटिया वर्कर है। 8 घंटा दिए, 10 घंटा में काम को कंप्लीट करते हो तो क्या हो जाएगा? हाँ मारो, कैलकुलेटर चलाओ, 8 × 10 डिवाइड बाय 8 × 100 डिवाइड बाय 10, 8 × 100 डिवाइड बाय 10, कैलकुलेटर चलाओ, 8 × 100 डिवाइड बाय 10, 80%। कितना परसेंट? नेक्स्ट, द स्टोर कीपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टोर कीपर किसका एग्जाम्पल है भाई? इनडायरेक्ट वर्कर। इनडायरेक्ट वर्कर का एग्जाम्पल है कौन सा? स्टोर कीपर। ओवरहेड विच टेंड टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ईच। ओवरहेड टेंड टू रिमेन अनअफेक्टेड। ओवरहेड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आउटपुट बढ़े या घटे, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? फिक्स पे कोई असर पड़ेगा क्या? ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, नहीं हो जाए, जीरो हो जाए, लगेगा भाई, फिक्स कॉस्ट लागबे।
समझा? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इनकम टैक्स कम्स अंडर, इनकम टैक्स कहां आता है? नहीं आता, नॉन ऑफ दीज। स्टोर कीपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्या होगा? इनडायरेक्ट वर्कर। नेक्स्ट 12 नंबर, टेलीफोन एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है भाई? नॉन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच सेक्शन डील विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कौन से सेक्शन संबंधित है? 22 से 27। चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 टू 27। चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 से लेकर 27 तक उसमें चार्ज होता है। सेक्शन माने धारा होता है, सेक्शन माने क्या होता है? चलो भैया नेक्स्ट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ ए हाउस 40,000, म्युनिसिपल टैक्स 15%, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? 40,000 का 15%, 6,000। 40,000 का 15% कितना हो रहा? नहीं 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 नहीं, रुक जाना भाई। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 40,000, म्युनिसिपल टैक्स 15% चार्ज करना। सुना, म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज नेट पे चार्ज होता है। नेट पे किस पे चार्ज होता है? नेट पे। तो 40,000 माइनस 10% करो तो कितना हो रहा? 36,000। 40,000 माइनस 10%, 36,000। 36,000 का 15% करो, 36,000 का 15%, 5400 लिख दो। ग्रॉस देगा ना तो ग्रॉस पे चार्ज मत करना, ग्रॉस में से 10% घटा देना, नेट आ जाए। ग्रॉस देगा तब, नहीं तो डायरेक्ट हिट करना, समझा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देगा तो डायरेक्ट मत चार्ज करना, ग्रॉस में से 10% घटाओ घटाओ घटाओ। 40,000 माइनस 10%, 36,000। 36,000 का 15% ठोको, 5400। 40,000 माइनस 10%, 36,000। 36,000 का 15% ठोको, 5400। क्लियर 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 क्लियर? हमारे बच्चे नॉर्मल है? बोलो ना, नॉर्मल है? ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेल्फ माजा खुद घर में रहते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं, नॉन ऑफ दीज मिलबे ना। कहा लिखा रे बाबा ये? 30% ऑफ नेट टर्नओवर नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कोई नहीं मिलता है, ये नॉन ऑफ दीज होगा। बेटा आंसर बी दे दिया, रिलेट आउट में होता है। चलो, अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस है। फार्म हाउस से अगर इनकम हो रहा है, फार्म हाउस माने बिजनेस खोला है, धंधा खोला है, धंधा खोला है, तो वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नॉट टैक्सेबल। कब टैक्सेबल होगा? जब भाड़ा में लगाता है तब टैक्सेबल होगा। तुम तो अपना बिजनेस कर रहा है, तुम्हारा घर, तुम अपना घर में बिजनेस करता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा। फार्म हाउस माने क्या? बिजनेस खोला है, नॉन टैक्सेबल। ए नंबर, कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर। सुना, कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है क्या चीज के आधार पे? पीरियड ऑफ होल्डिंग के आधार पे। डी नंबर, 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने ज्यादा है तो 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने ज्यादा है तो 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने ज्यादा है तो क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो 3 कंडीशन है भाई, 36 महीना, 12 महीने, 24 महीने, समझे? 36 महीना सबके लिए है, 12 महीना 5 चीज के लिए, शेयर, डिवेंचर और क्या था? शेयर, डिवेंचर, यूनिट ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। समझ पा? शेयर मैंने बोल दिया, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो गया। अब प्रेफरेंस में 24 महीना में आता लैंड एंड बिल्डिंग, और शेयर विच इज नॉट लिस्टेड माने अनलिस्टेड 24 महीना। 12 महीना के लिए 5 चीज, शेयर, डिवेंचर, यूनिट ऑफ इक्विटी, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, और इधर में क्या आएगा? शेयर विच इज नॉट लिस्टेड और लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीना, और बाकी सब एसेट के लिए 36 महीना। चलो, और 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961? इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? डी नंबर, रूरल, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। चलो 19, मिस्टर एक्स परचेज 100 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1/1/2014 विच वाज सोल्ड 31/12/14। एक को कीना, 31/12 को बेच दिया। समझा क्या बोल रहे? एक को कीना, 31/12 को, 12 महीने से कम दिन, 12 महीने से शेयर है तो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। 12 महीने ज्यादा रहता तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी टैक्सेबल अंडर है। डिविडेंड रिसीव हुआ कहां पे टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम डिविडेंड मिलेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता। हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट है 69,100। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉटरी 30.9% है। हम क्या बोले, कोई भी वैल्यू 100% होता है, उसमें 30.9% काटा हुआ है, माने कितना है 69.1। 69 पॉइंट, कोई भी वैल्यू 100% होता है उसमें 30.9% काटा हुआ है, माने वो है 69.1। तो कैसे निकलेगा 69,100 डिवाइड बाई 69.1 इंटू 100। 69,100 डिवाइड बाई 69.1 इंटू 100 कितना हो रहा है 1 लाख। कितना हो रहा है भैया 1 लाख। प्राइज मनी वन फ्रॉम हॉर्स रेस 50,000, एक्सपेंस है 12,000, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 50 में से 12,000 को घटा दो। 50 में से 1 मिनट माइनस किया हुआ है क्या। प्राइज मनी वन फ्रॉम हॉर्स 50,000 और 50 में से खर्चा हो गया 12,000। हाँ 12,000 घटाओ 38,000। करेक्ट आंसर 38,000। खर्चा लेस कर देते हैं, खर्चा को लेस किया जाता है। चलो, रेंट रिसीव फ्रॉम अ टेनेंट फ्रॉम अ सब टेनेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। रेंट रिसीव हुआ टेनेंट से, समझ पा रहे, जो कि क्या था हमारा सब टेनेंट था। क्या था सब टेनेंट, माना मेरा घर नहीं है, हम मनीष से घर भाड़ा लिए, सचिन को लगा दिए। मनीष से लिए 5,000 का हिसाब में और सचिन को दे दिए 8,000 का हिसाब में, 3,000 कमा लिए। सचिन से लेंगे 8, मनीष को देंगे 5, इसी को कहते हैं सब टेनेंट। क्या कहते हैं, बट ऐसे आज के युग में ये सब नहीं चलेगा, ये सब बुद्धि लगाने का चेष्टा नहीं करना, क्योंकि जो मकान मालिक लिख देता है, मकान मालिक एग्रीमेंट में लिख देता है, यू कैनॉट बी सबलेट माई हाउस, आप मेरा घर को सबलेट नहीं कर सकते हैं। सबलेट करिएगा तो कान पकड़ के निकाल के फेंक देंगे बाहर, समझा। आ जाओ, इनकम टैक्स, द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सुनो ध्यान से, इसमें से कौन सा टैक्सेबल होगा, डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, बी नंबर। चलो नीचे आओ, पहला वाला का अदर सोर्सेस, उसके बाद डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू बताना है। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू मीन सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। उसके बाद देखो क्या है, व्हाट इज वेटेड एवरेज मेथड, तो आराम से निकाल देना ना। वेटेड एवरेज मेथड रेफर्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, लिख दो एक लाइन का आंसर वहीं पर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, आराम से निकल जाएगा। अरे वेटेड तो ऐसे निकलता था ना, कॉस्ट को क्वांटिटी से भागा दिया, कॉस्ट को क्वांटिटी से आ गया, क्या आ गया वेटेड एवरेज, क्या आ गया, क्या आ गया भाई वेटेड एवरेज। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोर एक्विजिशन, स्टोर एक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मटेरियल भेजिए। स्टोर एक्विजिशन इज द रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग मटेरियल, फॉर इशूइंग मटेरियल भेजिए, मटेरियल को भेजा जाए उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोर एक्विजिशन। स्टोर एक्विजिशन में रिक्वेस्ट करना, जैसे आप ही लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, ये रिक्विजिशन, क्या भाई रिक्विजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये को डिफरेंस बताना है। नॉर्मल टाइम कैनॉट बी अवॉइडेड, एबनॉर्मल टाइम कैन बी अवॉइडेड। नॉर्मल टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते, होगा ही होगा। नॉर्मल आइडल टाइम होगा ही होगा, 24 घंटे में 2 घंटा खाओगे, बाथरूम जाओगे, नहाओगे, ये फिक्स है। और कम से कम 7 घंटा या 6 घंटा सोओगे, ये फिक्स है ना जी। तो माने तुम बिता दिया 8 घंटा, तो ऐसे हो गया नॉर्मल, 1 घंटा एक्स्ट्रा तुम ले लिया तो 9 घंटा, और कितना लोग 8 घंटा सोता है तो वो ले लिया 10 घंटा। हाँ अपने हिसाब से है, तो 24 घंटा में तो 10 घंटा नॉर्मल आइडल है, होगा ही होगा, कुछ किया नहीं जा सकता है। बचा कितना 14 घंटा, और 14 घंटा में नालायक दुष्ट लोग आप लोग मोबाइल चला के 4 घंटा निकाल देते हैं। हमको क्या मालूम, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10 घंटा जो बचता है अड्डा मार लेते हो, उसमें थोड़ा ट्यूशन चले गए, थोड़ा स्कूल चले गए, थोड़ा कुछ कर लिए, समझा, फिर थोड़ा सो लिए। तो ऐसा मत करो। तो नॉर्मल एबनॉर्मल समझ गया, नॉर्मल कैनॉट बी अवॉइडेड, एबनॉर्मल कैन बी अवॉइडेड। नॉर्मल कैनॉट बी अवॉइडेड, एबनॉर्मल कैन बी अवॉइडेड। एबनॉर्मल मैंने जानबूझ के फाकी मारा। चलो नेक्स्ट क्या भाई, कैन अ वर्कर गेट बोनस अंडर हेल्थ प्रीमियम बोनस स्कीम,
व्हिच टाइम टेकन कंप्लीट अ जॉब इक्वल टू टाइम अलाउड फॉर द जॉब। पूछा है कि जितना घंटा समय दिए थे करने का उतना घंटा ही किया, क्या उसको बोनस देंगे? नहीं, घंटा देंगे, कुछ नहीं। समय बचाएगा तब बोनस देंगे। समय बचाएगा, बोला ना कि काम करने के लिए दिए थे 20 घंटा, अब 20 घंटे में कंप्लीट किया, मैंने बचाया नहीं है समय। नहीं समय बचाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा बोनस का, बोनस का पैसा तो नहीं मिलेगा, बात खत्म। समझा? देख लो लिखा है, नो द वर्कर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस अंडर प्रीमियम बोनस स्कीम। नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोडक्शन? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोडक्शन मींस टाइम अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, टाइम अलाउड बाय द, नहीं समझा? टाइम जो अलाउ किया गया है, नहीं समझा? वही तो स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे मेरे पास आओगे तो मिनिमम 1 घंटा पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड टाइम है। कौन सा टाइम है? तो एक तो फिक्स समय होता है। समझा क्या बोले? समझे? समझा मनीष? ठीक है। What is overhead? Overhead is the aggregate of all indirect cost. Overhead is the aggregate of all indirect cost. बोलता क्या नहीं है? Overhead is the aggregate of all indirect cost. Overhead is the aggregate of all indirect cost. इसको क्या कहते हैं? overhead। बढ़ रहा है ना? ठीक है, बंद हो जाएगा तो बोलना। फिक्स ओवरहेड क्या होता है? फिक्स ओवरहेड इज ऑलवेज फिक्स, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। फिक्स ओवरहेड हमेशा फिक्स रहता है, ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल क्या फिक्स ओवरहेड का? सैलरी, रेंट, सैलरी फिक्स माने जो फिक्स है रे बाबा, लगेगा लगेगा ही लगेगा। काम करो तब भी लगेगा, नहीं करो तब भी लगेगा, खूब करो तब भी लगेगा, नहीं करो तब भी लगेगा। घर का जैसे भाड़ा रहेगा तब भी देना होगा, नहीं रहेगा तब भी देना होगा, ताला मार के रखिएगा तब भी देना होगा, फिक्स है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवर? देखो 7 नाम पूछा, मिस्टर दास गुप्ता परचेज अ बिल्डिंग इन द ईयर 12-13 बाय टेकिंग अ हाउस बिल्डिंग लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द बिल्डिंग इज यूज्ड एट हिज ओन रेसिडेंस, है खुद के रेसिडेंस के लिए इस्तेमाल करता है, लोन लिया है। तो बोला मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना छूट होगा? तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख का छूट होगा। कितना का छूट होगा? उसके बाद देखो व्हाट इज मीन बाय फेयर रेंट? फेयर रेंट मींस हाईएस्ट रेंट ऑफ द एरिया, हाईएस्ट रेंट ऑफ द। फिर पूछा राइट टू कंडीशन फॉर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स कब डिडक्ट होगा? कैश बेसिस पे होना चाहिए और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। एमसीक्यू करा रहे जहां पे छूटा था, और कहां करा था? सुनो ध्यान से, तो कैश बेसिस पे होना चाहिए और म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या भाई? नेक्स्ट है व्हेन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज कंसीडर्ड ए लॉन्ग टर्म एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। शेयर बेचे हैं तो लॉन्ग टर्म एसेट कब का आएगा? 12 महीने ज्यादा होगा तब। नेक्स्ट, व्हाट इज कैपिटल गेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट? कैपिटल गेन का डेफिनेशन बताना है। गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ ए इज स्टॉक इन ट्रेड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कंसीडर ए कैपिटल एसेट? नो, कैपिटल एसेट में कंसीडर नहीं करेंगे। गिव टू एग्जांपल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एग्जांपल देना है। तो क्या भाई? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हम लोग का, स्टेट द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या चीज के आधार पे चार्ज होता है? तो इनकम होना चाहिए, वो एग्जाम्प्ट इनकम नहीं होना चाहिए, और किसी 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, माने सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। नीचे कंडीशन लिखा गया है, समझे? दैट्स फॉर ऑल टुडे।